गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 6 लेक्चर है ना। इसके पहले 5 लेक्चर ले चुके हैं। फिर बोलते हैं, ये बात रोज बोल रहे हैं, यह जो है लेक्चर क्लास 11 और क्लास 12 दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है और दोनों को पढ़ना उपयोगी भी नहीं है, बल्कि दोनों के सिलेबस में है, दोनों को पढ़ना। इसको बिना पढ़े आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरह से नहीं समझ सकते, है ना। तो यहाँ पर जीओसी को आगे बढ़ाते हुए हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं ना। पिछले क्लास में हम होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस के बारे में पढ़े नहीं, कि होमोलाइसिस क्या होता है, हेटेरोलाइसिस क्या होता है, दोनों के बारे में हम एक एक करके देख लिए। ओके, क्लियर है ना। होमोलाइसिस में बताए थे कि होमोलाइसिस में जो प्रोडक्ट बनता है फ्री रेडिकल बनता है, और हेटेरोलाइसिस में जो प्रोडक्ट बनता है वह क्या बनता है, कार्बोकेटायन या कार्बेनायन, यही बनता है। यहाँ तक हम डिस्कस कर दिए हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। फिर बोल रहे हैं कि पिछले क्लास में हम लोग होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, और आज हम इस लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब कहोगे सर रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या, व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको समझना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बताओ। रिएक्टेंट होता है, क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। ओके, रिएक्टेंट क्या करता है, रिएक्टेंट क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बताओ, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में डायरेक्ट वन स्टेप में नहीं कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, समझिएगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे मान लो हाइपोथेटिकल हमने लिया ए और बी, रिएक्शन के बाद क्या बना, सी और डी। ए और बी को हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, और सी और डी को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या, पढ़ा चुके हैं। केमिकल रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज को रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शन के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमको इंटरमीडिएट समझना है। यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या है कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में एक ही स्टेप में कन्वर्ट नहीं कर जाते हैं। प्रोडक्ट में बदलने के पहले वह एक जो है हाईली एनर्जेटिक स्पीशीज बनाता है, हाईली एनर्जेटिक स्पीशीज बनाता है, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज बनाता है। वह बहुत कम समय के लिए ठहरता है, वेरी शॉर्ट लिव्ड रहता है ना, वह वेरी शॉर्ट लिव्ड रहता है। इसीलिए वह इमीडिएट डिकम्पोज करके क्या बना देता है, प्रोडक्ट बना देता है। तो कहने का मतलब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में एक स्टेप में कन्वर्ट नहीं करते। रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदलने के पहले एक हाईली एनर्जेटिक स्पीशीज का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे बताओ, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट
आया समझ में? समझे इंटरमीडिएट क्या है? कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में एक ही स्टेप में नहीं बदल जाता है, प्रोडक्ट में बदलने के पहले वह क्या करता है, एक हाईली एनर्जेटिक मतलब जिसका एनर्जी बहुत अधिक होता है उसी को क्या कहते हैं, हाईली एनर्जेटिक स्पीशीज का फॉर्मेशन करता है। वह क्या करता है, हाईली एनर्जेटिक ना, जिसका एनर्जी क्या हो, बहुत अधिक हो। हम जानते हैं कि जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा वह कम स्टेबल होगा, वह ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसीलिए वह क्या होगा, मोर रिएक्टिव मतलब अत्यधिक क्रियाशील, मोर रिएक्टिव स्पीशीज का निर्माण करता है जो बहुत कम समय के लिए बनता है, जो बहुत कम समय के लिए बनता है, यानी वह क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। तो इस हाईली एनर्जेटिक स्पीशीज को इंटरमीडिएट कहा जाता है। समझे बच्चों? नहीं समझे? फिर समझिएगा अच्छी तरह से, चूंकि ये क्लास जो है 11 और 12 दोनों के लिए है, इसलिए 11 के बच्चे थोड़ा सा 12 में तो स्टूडेंट समझने लगते हैं, लेकिन 11 क्लास के बच्चे समझिएगा कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में डायरेक्ट एक ही स्टेप में कन्वर्ट नहीं करते, प्रोडक्ट में बदलने के पहले वह क्या होता है, एक हाईली एनर्जेटिक माने अत्यधिक ऊर्जावान, और जब ऊर्जा अधिक होगा तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा, स्थायी कम होगा, तो रिएक्शन में भाग लेने की प्रवृत्ति अधिक रखेगा, यानी कि मोर रिएक्टिव होगा, अत्यधिक क्रियाशील होगा, और वह जो स्पीशीज बनेगा वह बहुत कम समय के लिए ठहरेगा, शॉर्ट लिव्ड होगा। तो इस हाईली एनर्जेटिक स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। और बहुत सारा इंटरमीडिएट है, सब के बारे में एक एक करके पढ़ना है। अब इंटरमीडिएट क्या क्या आता है, कार्बोनियम आयन आता है जिसका हम चर्चा किए थे, कार्बोनियम आयन आता है, कार्बन आयन आता है, फ्री रेडिकल आता है, समझे, कार्बीन आता है, नाइट्रीन आता है, बेंजाइन आता है, यह सब क्या है, इंटरमीडिएट का नाम है। सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, इंटरमीडिएट क्या है इसको हम लिख देते हैं ना, इसको डिफिनेशन के तौर पर हम लिख देते हैं कि शॉर्ट लिव्ड और ट्रांजिएंट फ्रैगमेंट, शॉर्ट लिव्ड और ट्रांजिएंट फ्रैगमेंट। शॉर्ट लिव्ड में जो कम समय के लिए ठहरेगा, और क्या होगा, ट्रांजिएंट फ्रैगमेंट होगा ना, फॉर्म्ड आफ्टर, ट्रांजिएंट फ्रैगमेंट फॉर्म्ड आफ्टर होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस ना, फॉर्म्ड आफ्टर होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस आर कॉल्ड क्या, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसी को क्या कहेंगे, आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट, आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। फिर समझिएगा, कहता है कि शॉर्ट लिव्ड मतलब जो कम समय के लिए ठहरेगा, या ट्रांजिएंट फ्रैगमेंट में क्या होगा, टुकड़ा, ट्रांजिएंट फ्रैगमेंट फॉर्म जो बनता है आफ्टर होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, इसी को लिखे हैं, अगर समझना है आपको होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस बता दिए, उसी होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस के दरमियान क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है।
उसी के दरमियान आपको बताए थे कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बन आयन बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, तो उसी को हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं ना। होमोलाइसिस या हेटेरोलाइसिस हिंदी में लिख देते हैं, होमोलाइसिस या हेटेरोलाइसिस, होमोलाइसिस या हेटेरोलाइसिस के बाद होमोलाइसिस या हेटेरोलाइसिस के बाद एक अत्यधिक ऊर्जावान अत्यधिक क्रियाशील कम समय के लिए बनने वाला रासायनिक स्पेसीज को रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाता है। देखो एकदम लिंक में पढ़ा रहे हैं, आपको होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस पढ़ा चुके हैं, वही लिखे हैं होमोलाइसिस या हेटेरोलाइसिस के बाद एक अत्यधिक ऊर्जावान मतलब हाईली एनर्जेटिक, अत्यधिक क्रियाशील मतलब हाईली रिएक्टिव तथा कम समय के लिए मतलब शॉर्ट लिव्ड बनने वाला रासायनिक स्पेसीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। और विभिन्न रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है निम्नलिखित है। ओके, विभिन्न प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, इसका हम लोग नाम लिख रहे हैं। डिफरेंट इंटरमीडिएट्स आर, इंटरमीडिएट क्या क्या है उसके बारे में लिख रहे हैं, लिखते हैं। देखिए डिफरेंट इंटरमीडिएट्स आर डिफरेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर, विभिन्न प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है तो देखिएगा, ये सब है कार्बोनियम आयन जिसको कार्बोकैटायन भी कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा है तुम्हारा कार्बेन आयन है ना। यह सब क्या है, रिएक्शन के दरमियान बनने वाला इंटरमीडिएट। इसको मिटाया जाए बच्चों, लिख लिया होगा तुम लोग ना, तो समझ में आ गया होगा, सबको अच्छी तरह से लिखते चलिएगा। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ना है हम लोग को। उसके बाद क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है ना। उसके बाद क्या बनता है, कार्बीन बनता है, और क्या बनता है, नाइट्रीन्स बनता है। उसके बाद क्या है, बेंजाइन बनता है। यह सब क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट के नाम हैं। आज समझ में कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है बहुत सारे हैं। इंटरमीडिएट किसको कहते हैं बता चुके हैं कि रिएक्टेंट जो है एक स्टेप में प्रोडक्ट में नहीं बदलते हैं, प्रोडक्ट में बदलने के पहले वह एक हाईली एनर्जेटिक, हाईली रिएक्टिव, शॉर्ट लिव्ड स्पेसीज के निर्माण करता है जिसको इंटरमीडिएट कहते हैं। और विभिन्न इंटरमीडिएट के नाम है कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, यह सब इंटरमीडिएट, इसको हम लोग पढ़ेंगे।
हालांकि इसको पढ़ने के पहले हम लोग को पढ़ना था इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जब पढ़ा देते तो इसको पढ़ने में और सुविधा। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हम लोग को पढ़ना था मुख्य रूप से इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रिजोनेंस, एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, यही सब हम लोग को पढ़ना था इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। लेकिन जब इस पाठ में हम इन करेंगे तो फिर उससे निकलना मुश्किल काम है। फिर उसी में हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबको पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में जब हम इन करेंगे तो फिर उसे निकाल नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, समझ रहे हैं ना। तो ये छोटा टॉपिक है, हम इसको डिस्कस कर देते हैं। इसको डिस्कस करने के बाद हम चलेंगे कहाँ, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और जब उसको पढ़ लेंगे तो एक बार फिर आएंगे इस पर, तब हम इसके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। कार्बोनियम आयन के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमको आना ही होगा, इंडक्टिव इफेक्ट पर आना होगा, मेजोमेरिक इफेक्ट पर आना होगा, रेजोनेंस इफेक्ट पर आना होगा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पर आना ही होगा। लेकिन तब तक हम इसको बता देते हैं। ओके, एक एक करके पढ़िए आप। ओके, सब इंटरमीडिएट है, सबके बारे में एक करके पढ़ेंगे और फिर तब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आए। समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पर आएंगे और उसको जब पढ़ लेंगे फिर एक बार इससे हम उसको स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनिक जो है बहुत बड़ा पार्ट है बच्चों, है ना, ये अपने आप में एक ग्रंथ ही है। ओके, तो फर्स्ट जो है एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन या इसी को कहा जाता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन का ही दूसरा नाम क्या है बताओ, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन नाम से ही स्पष्ट है। कार्बोनियम आयन इसी को कहते हैं हम लोग क्या, कार्बोकैटायन। नाम से ही स्पष्ट है। देखो कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, कार्बो मीन्स क्या हुआ कार्बन, कैटायन मीन्स क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया। कार्बो मीन्स क्या हुआ कार्बन, कैटायन मीन्स क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज। अब आया समझ में, कैटायन मीन्स क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर पाया जाता है ना, जब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पाया जाता है बताओ, कार्बन पर पाया जाता है, तो इस रिएक्शन इंटरमीडिएट का क्या नाम दिया गया है, कार्बोकैटायन, या इसी को कार्बोनियम आयन कहते हैं। समझे बच्चों, कि फिर बोले एक बार कि कार्बो मीन्स कार्बन, कैटायन मीन्स क्या हो पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर पाया जाता है तो इस केमिकल स्पीशीज को या इस इंटरमीडिएट को क्या नाम देते हैं हम लोग, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर समझिएगा कि कार्बोकैटायन जो है इसमें कार्बन का जो है, कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में वैलेंस सेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्योंकि कार्बन तो जनरली होता है टेट्रावेलेंट, जैसे मीथेन है, यहाँ तो कार्बन क्या है टेट्रावेलेंट, वहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया। जब कार्बन जो है हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच होगा तो क्या होगा, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को दूसरा एटम लेके चला जाएगा, उस स्थिति में कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, यहाँ जो ये बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से। तो देखो इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 2 4 2 6। इसके वैलेंस से में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। यही सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कार्बोकैटायन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्या जवाब दोगे, 6 होगा। 6 कैसे हुआ समझ गया, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना, 2 2 4 2 6, वैलेंस सेल माना आउटरमोस्ट।
समझे? आएगा क्वेश्चन कि कार्बोनियम आयन में कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो कहोगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब पूछेगा इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। आपको बता चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड को गिनेंगे। जब 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो sp3, एक s के लिए 3 p के लिए, इसलिए sp3 ना। जब 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो क्या बताए हैं, sp3 बात पढ़ा चुके हैं। जब 3 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, sp2, एक s के लिए 2 p के लिए, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक s के लिए 2 p के लिए, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp है ना। यहाँ पर देखिए तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। ओके, यहाँ देखिए जैसे मान लो हम CH3 ले लेते हैं, यहाँ क्या ले लिए, CH3 प्लस, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हुआ, कितना सिग्मा बॉन्ड बताओ, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। दिखा देते हैं समझने के लिए, एक सिग्मा बॉन्ड। ओके, ये देखिए दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये तुम्हारा क्या है, तीसरा सिग्मा बॉन्ड। इस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 3, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। क्लियर हो गया। तो कार्बोनियम आयन किसको कहते हैं समझ में आ गया होगा बच्चों ना। द केमिकल स्पेसीज इन विच कार्बन हैव पॉजिटिव चार्ज ना, द केमिकल स्पेसीज देख लेते हैं, द केमिकल species, the chemical species in which carbon, no, the chemical species in which carbon क्या करेगा, कार्बन carries a positive charge, carries a positive charge is called कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन, और कार्बोनियम आयन। ओके, कार्बोनियम आयन, it contains 6 electron, it contains 6 electron in its valence shell, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन। एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp2, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। क्लियर हो गया होगा बच्चों कि हम किसको कहते हैं, कार्बोनियम आयन। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, लिखते हैं द केमिकल स्पेसीज इन विच कार्बन हैविंग और कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन। इट कंटेन, इसी बात को देखो लैंग्वेज में, इट कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp2। ओके, इसको एग्जांपल से देखेंगे हम लोग। पहले इसको हिंदी में हम लिख देते हैं, नहीं हिंदी नहीं लिखेंगे, प्रोफेसर हिंदी नहीं, हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हिंदी अंग्रेजी एक ही होता है।
वे रासायनिक स्पेसीज जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है उसे कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन कहा जाता है। इसमें कार्बन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तथा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। क्लियर? हिंदी अंग्रेजी दोनों को लिख दिए हैं भैया, ताकि स्क्रीन से हट जाते हैं, समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। एग्जाम्पल में देखिए देते हैं, CH3 इसको क्या पढ़ते हैं? मिथाइल पर जब पॉजिटिव चार्ज दे दिए इसको कहेंगे मिथाइल कार्बोनियम आयन। इसको क्या पढ़ोगे? मिथाइल कार्बोनियम आयन। देखिए CH3 CH2 इसको मिथाइल पढ़ेंगे, मिथाइल को पॉजिटिव चार्ज दिए क्या पढ़ेंगे? मिथाइल कार्बोनियम आयन। ये सब क्या कहलाए? आपको कार्बोनियम आयन के उदाहरण हुए ना, कार्बोनियम आयन के उदाहरण। अब देखिएगा इसमें प्रोपाइल होगा, सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोनियम आयन ना, सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोनियम आयन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। यह सभी के सभी क्या है? कार्बोनियम आयन के उदाहरण। इसके अलावा देखिए साइक्लिक में साइक्लोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन प्लस चार्ज दिए, ये सब के सब कार्बन है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनियम आयन हुआ। साइक्लोब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, यहाँ भी क्या है? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। आप जितना भी स्पेसीज देख रहे हैं सब में क्या है? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए यह सभी के सभी किसके उदाहरण है? बताओ, कार्बोनियम आयन के उदाहरण। यह सब स्पेसीज क्या होता है? किसी रिएक्शन के दरमियान बीच में बनता है, इसलिए इसे इंटरमीडिएट कहा। क्लियर हो गया? है ना? अब हम लोग देखेंगे यह बनता कैसे, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन को हम लोग बनाएंगे कैसे ना, कार्बोकेटाइन को बनाएंगे कैसे, मिटाया जाए भैया। देखिए थोड़ा सा हटे ही रहते हैं। CH3 कहेंगे मिथाइल, तो मिथाइल कार्बोनियम आयन, वो क्या हुआ? इथाइल कार्बोनियम आयन। ये क्या हुआ? आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन। टर्सरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। ये प्राइमरी, ये कार्बन क्या हो? ये हुआ प्राइमरी कार्बन, ये हुआ टर्सरी कार्बन, तो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। साइक्लोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन, साइक्लोब्यूटाइल कार्बोनियम आयन ना, ये सभी के सभी क्या है? उसके उदाहरण। विनाइल कार्बोनियम आयन इसे भी दे सकते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं, तो विनाइल कार्बोनियम आयन। ओके, इथाइनाइल कार्बोनियम आयन, इथाइनाइल कार्बोनियम आयन,
इथाइल कार्बोनियम आयन, यह सभी के सभी क्या है, कार्बोनियम आयन के कारण। समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव सब आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोनियम आयन है ना, कौन कार्बोनियम आयन है, वह सब के सब क्या है उसके कारण। ओके, अब है कि नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये कार्बोनियम आयन जो है इसको हम लोग कैसे बनाते हैं ना, कार्बोनियम आयन कैसे बनाते हैं इसके बारे में, जनरेशन कैसे बनते, जनरेशन ऑफ कार्बोनियम ना, जनरेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन को कैसे बनाया जाता है ना। तो क्या कहेंगे कि जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है कार्बन का दूसरे एटम या एलिमेंट का दूसरे एटम या कंपाउंड की अपेक्षा क्या होगा, कम हो। दूसरे एटम की अपेक्षा क्या होगा, दूसरे एटम और ग्रुप की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा ना। तो देखिए कैसे कैसे इसको बनाते हैं। तो लिखते हैं when electronegativity of carbon is less than other atom or group, less than other atom or group, उसकी अपेक्षा क्या हो, कम हो ना। कार्बन इज लेस देन, लिखते हैं when the electronegativity of carbon is less than other atom or group। तो हिंदी में सुन लीजिए कि जब कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता, जब कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता दूसरे एटम या ग्रुप की अपेक्षा क्या हो, कम हो, उस स्थिति में भी कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है ना। उस स्थिति में भी कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। जैसे देखिए RCH2 मान लो हम यहाँ लगा दिए हेलोजन। तो तुम जानते हो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 है, और यदि हम क्लोरीन लगा दें तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना हो गया, 3। यदि हम ऑक्सीजन लगा दिए तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना हो गया, 3.5। यदि हम क्लोरीन लगा दिए तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गया, 4। कहने का मतलब कार्बन से क्या है, अधिक है। यानी कि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दूसरे एटम की अपेक्षा क्या है, कम है। यहाँ क्या होगा, हेटेरोलाइटिक फिशन होगा। होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक फिशन पढ़ा चुके हैं। ये क्या करेगा, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, यह साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो कार्बन को क्या आ जाएगा, सॉरी कार्बन का ही कम है। यहाँ क्या लिखे, when electronegativity of carbon is less than other atom, है ना। यानी कि हम कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कम है इसकी अपेक्षा, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन एटम से ज़्यादा है। यह क्या करेगा, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पर क्या आ जाएगा, बताओ, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। क्या बन गया, RCH, यहाँ क्या आ गया, प्लस, ये क्या है, X माइनस 1। क्या बना, कार्बोनियम आयन। समझे हो क्या बोले, फिर समझिएगा कि कार्बन और हेलोजन में हेलोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, यह साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है,
यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना है ये, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन केवल कार्बन वाला लिया, ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन पर क्या आ गया नेगेटिव, और कार्बन क्या किया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, कार्बन पर क्या किया पॉजिटिव। कार्बन एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक पॉजिटिव, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक नेगेटिव। यहाँ पर कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या बना, कार्बोनियम आयन बना। क्लियर हुआ बच्चों? ये कैसे बनता है कि जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम की अपेक्षा क्या हो, कम हो, तो भी बनता है। दूसरा है बाय प्रोटोनेशन। बाय प्रोटोनेशन, H प्लस को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं देखा, H प्लस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटोनेशन, जब किसी कंपाउंड में, जब किसी स्पेसीज में प्रोटॉन जुट जाता है, इस क्रिया को कहते हैं प्रोटोनेशन। क्या कहते हैं, प्रोटोनेशन। देखो H है ना, ऐसे भी आप इसको दिखा सकते हैं, H एथेन H है ना। यहाँ पर क्या किया, H प्लस माने क्या होगा, प्रोटॉन, H प्लस माने प्रोटॉन, समझिएगा, H प्लस माने प्रोटॉन। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है उसमें से तो बताया ही है कि एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक, पाई बॉन्ड वीक रहता है, इसीलिए पाई बॉन्ड क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन में भाग देगा। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या है, पाई बॉन्ड, यहाँ क्या है, पाई बॉन्ड। तो पाई इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है ना, यहाँ देख रहा है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का क्या है, नेगेटिव चार्ज। यह है तुम्हारा पाई बॉन्ड, ये तुम्हारा क्या है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मीन्स क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कौन चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यह क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। समझे बात को, हम क्या बोले, यह इस पर क्या करेगा बताओ, अटैक करेगा, यह इस पर अटैक करेगा, यह इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा। अब कोई भी सही कार्बन की आगे ये कार्बन, क्योंकि दोनों तो सेम है ना, इस कार्बन से भी अटैक हो सकता है, इस कार्बन से भी अटैक हो सकता है। हाइड्रोजन जो अटैक यहाँ एक्चुअली उल्टा बात, एक्चुअली अटैक करेगा तो हाइड्रोजन, क्योंकि H प्लस को इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन कमी तो इसको नहीं, इलेक्ट्रॉन कमी किसको है, इसको। तो ये अटैक करेगा, तो अटैक कहाँ करेगा, इस कार्बन को करेगा या इस कार्बन को करेगा, क्योंकि दोनों समान है, दोनों सिमेट्रिकल है। यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, इसीलिए ये H प्लस अटैक यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है। तो एक्चुअली अटैक H प्लस का होता है, लेकिन अटैक का जो एरो दिखाते हैं इसी तरह से, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज है, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन होगा। तो मान लो ये H प्लस यहाँ अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, और यदि H प्लस यहाँ अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, H। दो तो कार्बन पर हाइड्रोजन पहले से है, 2 कार्बन पर हाइड्रोजन पहले से है, और यह H प्लस क्या किया, इस कार्बन पर अटैक किया, है ना। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या हुआ, बॉन्ड बना, नया बॉन्ड बनता है, इसीलिए हम यहाँ ऐसे घेर दिए। क्या किया, नया बॉन्ड बना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बताओ कार्बोनियम आयन बना, कार्बोनियम आयन क्या बना, कार्बोनियम आयन। समझिएगा अपना बात, प्रोटोनेशन के क्या अर्थ है। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन की जुटना। मान लो ये इथीन है, तो ऑर्गेनिक स्पीशीज है, इस पर प्रोटॉन पे अटैक करा, या हाइड्रोजन मान लो इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन पे अटैक करेगा। मान लो ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैक करा है,
कार्बन और हाइड्रोजन। इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, हाइड्रोजन। कार्बन पर जो अटैक है एक्चुअली में से देखिए ये डबल बॉन्ड है, ऐसे ऐसे है ना, इस तरह से ऐसे पोलराइज किया। यहाँ कार्बन पर निगेटिव चार्ज हुआ, ये निगेटिव चार्ज जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा, देखिए वही बना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या बना, बॉन्ड बना। इसलिए लास्ट में लिखा तो ये इस तरह से पोलराइज किया तो निगेटिव आ गया। इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए क्या बनेगा, कार्बोनियम। जब कार्बन को पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसी को कहते हैं कार्बोनियम है। क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसी तरह से धीरे धीरे देखिएगा, सब बात समझ में आ जाएगा। एक ही बार नहीं आएगा लेकिन धीरे 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 समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा 5 बार देखिए, सारा बात समझ में आना, सब बात समझ में आए। ये हुआ क्या तुम्हारा, इथीन से क्या बना, इथाइल कार्बोनियम है। इथीन से क्या बना बताओ, इथाइल कार्बोनियम। मान लो अब हम लेते हैं अल्कोहल, ROH, ये अल्कोहल, R में क्या होता है, कार्बन। अब देखो इस पर हम H प्लस देते हैं, H प्लस में ना प्रोटॉन। ऑक्सीजन है तो लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन। आया समझ में, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, हाइड्रोजन। तो कौन दे रहा है बताओ, एल्काइल ग्रुप दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है। कौन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है हाइड्रोजन। तो क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा, ROH दिए, या अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना ना। चूंकि ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना। चूंकि देने वाला स्पेसिस कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, एल्काइल मींस क्या हुआ, कार्बन। R के जगह दिए CH3 मिथाइल, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन। और उसमें भी जो है ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन प्लस रहेगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा हो जाएगा। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आया, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगा। तो ये क्या करेगा, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा। कौन, ऑक्सीजन। साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करेगा बताओ, खींचेगा ना। साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करेगा, खींचेगा। क्यों खींचेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से अधिक। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से अधिक। तो ये क्या करेगा, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच रहा है, इस पर क्या आएगा, निगेटिव। यहाँ क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव मिलके ये एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। यहाँ क्या बन जाएगा, H2O। और यहाँ कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस। एल्काइल ग्रुप पर क्या आ गया, प्लस ना। यहाँ पर क्या बन गया, कार्बोनियम आयन। समझ में, फिर समझिएगा। यहाँ ऑक्सीजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर
कार्बन है ऑक्सीजन है, अल्काइल में क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन। इस दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन के ज़्यादा, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। यहाँ खींच रहा है तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हुआ तो क्या बन गया H2। यहाँ अल्काइल पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे मान लो R के जगह हम ले लेंगे CH3, तो यहाँ भी R के जगह क्या दे देंगे CH3, क्लियर। R के जगह हम ले लेंगे CH3, वहाँ R के जगह क्या हो जाएगा CH3, क्लियर। यहाँ यदि CH3 लिए वहाँ CH3 मिथाइल कार्बोनियम आयन बना। मान लो R के जगह हम ले लिए इथाइल, चलो इथाइल, ओके इथाइल, समझिएगा यही सब मैकेनिज्म के पार्ट। अब हम यहाँ क्या ले लिए H प्लस प्रोटॉन, तो हम जानते हैं ऑक्सीजन पर एक लोन पर इलेक्ट्रॉन है, यह क्या करेगा हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन को देगा ना, तो क्या बनेगा, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे बजेगा नहीं है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा, CH3 CH2 OH, है ना, H, यहाँ क्या बन गया प्लस। अब यह क्या करेगा, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 प्लस, क्या हो जाएगा H2O। यह क्या बना, इथाइल कार्बोनियम आयन, क्या बना बोलो, इथाइल कार्बोनियम। इसी तरह से ईथर रहेगा, ईथर पर जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा, अल्काइल ग्रुप बनेगा और अल्कोहल बनेगा, या अल्कोहल। देखिए ईथर से भी बताते हैं, ईथर से भी बनेगा ना, ईथर से भी बनेगा, समझिएगा। सब समझने वाला टॉपिक, लेकिन सर फिर भारी होगा। अभी इलेक्ट्रिक फैक्टर चलेंगे तो सब मतलब समझने वाला चीज़ है। अब भारी हल्का से नहीं करेगा, जो चीज़ पढ़ना है उसको तो पढ़ना है ना। देखिए ये हुआ हमारा ईथर, ईथर का फंक्शनल वो होता है। इस पर देखिए प्रोटॉन का अटैक करा, H प्लस प्रोटॉन, अपने धीरे धीरे समझ में आए। यहाँ देने वाला स्पीसीज कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा ROR H। हम नीचे दिए ऊपर दिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ऊपर दिखा सकते हैं, नीचे दिखा सकते हैं, जोड़ रहे हैं हाइड्रोजन से ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। सर ऊपर दिखा दिए कि नीचे दिखा दिए। यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़े ऑक्सीजन से, इधर से भी जोड़ते, किससे जोड़े ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना, चूंकि देने वाला स्पीसीज कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को प्लस आना। अब देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा क्या होता है ना, ऐसे होता है। सबको स्थिर से पढ़ने की जरूरत है, स्थिर ब्रेन से पढ़ना है। अब अगेन जो है देखो, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन के ज़्यादा है। यह साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो क्या हो जाएगा R पर प्लस होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा ROH, क्या बचेगा ROH, अल्कोहल बना, क्या बन गया अल्कोहल। ये क्या बना कार्बोनियम आयन। कार्बन को जब पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या कहेंगे कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन क्या है बच्चों, समझ में आ गया होगा कैसे कैसे बनता है। फिर समझिएगा, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना। यहाँ देने वाला स्पीसीज ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन प्लस आया,
अब ये स्पेसिस जो है ये यहाँ पर ठहरेगा नहीं, है ना, चूंकि यहाँ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से अधिक है, ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यहाँ माइनस प्लस क्या होगा, इसका चार्ज खत्म हो गया, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर, तो क्या बच गया ROH अल्कोहल बना, इधर से R+ क्या होगा अलग हो। क्लियर आया समझ में? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कार्बन मोनोमर को बनाते हैं, और भी बहुत तरीका है बनाने का। ओके, अब चलते हैं क्लासिफिकेशन, यह हुआ बनाने का तरीका। अब क्लासिफिकेशन बता रहे हैं कि आखिर कार्बन मोनोमर को कैसे बनाया जाता है, तो हम लोग पढ़ लिए। अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में होगा, क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की हिंदी हुआ वर्गीकरण, वर्ग में बांटना। क्लासिफिकेशन की हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग में बांटना। तो कैसे कैसे बांटते हैं, तो देखो कार्बन 4 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, 4 प्रकार के होते हैं, है ना। लेकिन कार्बन से हम कोई चीज़ हटाएंगे तब न जोड़ेंगे। मान लो कार्बन से हाइड्रोजन हटा के और उस पर हम क्या दे दिए, उस पर हम दे दिए हाइड्रोजन, है ना, तो कार्बन के वैलेंसी 4 हो गया, है ना। अब जो है कार्बन से यदि हैलाइड ग्रुप जोड़ दिए तो हो गया एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड 3 प्रकार का होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ये जो क्लासिफिकेशन बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी विथ कार्बन, कार्बन के साथ कनेक्टिविटी के आधार पर एल्काइल हैलाइड 3 प्रकार का होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्सरी। उसी तरह से कार्बन की वैलेंसी है 4, उसमें से एक हटा दिए हाइड्रोजन और OH जो क्या हो गया अल्कोहल। अब जो है कनेक्टिविटी के आधार पर अल्कोहल जो है अगेन 3 प्रकार का होगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी। मतलब OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है उस आधार पर अल्कोहल कितने तरह का हुआ, 3 तरह का, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। मैं कंफ्यूज नहीं करना, क्लासिफिकेशन का बहुत तरीका है, एक है OH की संख्या के आधार पर, हम सब बात नहीं करें। तो यहाँ देखिए, अब आपको समझना होगा कि प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं, जब किसी कंपाउंड में कोई खास कार्बन एक अदर कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको कहेंगे प्राइमरी कार्बन, 2 अदर से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी कार्बन, और 3 अदर से जुड़ा होगा तो टर्सरी कार्बन, है ना, 4 अदर से जुड़ा होगा तो क्वाटरनरी कार्बन। तो देखिए आप CH3 CH2 CH CH3 C CH3 CH3 CH3, है ना, ये कंपाउंड। इसमें आप देखिए इसका ये कार्बन जैसे एक ही अदर कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी कार्बन। आया समझ में? यह कार्बन इससे भी जुड़ा है, एक से भी जुड़ा है, यह कार्बन इससे जुड़ा है, यह कार्बन इससे जुड़ा है, यह किससे जुड़ा है, सिर्फ एक अदर कार्बन से जुड़ा है, इससे इसको कहते हैं। आपको विचारिए, ये देखो, ये जो कार्बन एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा, कितना कार्बन से जुड़ा है, 2 अदर कार्बन से जुड़ा है, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन। इसको देखो, यह कितना से जुड़ा है, एक इधर एक इधर, क्या कुछ जुड़ा है, 3 कुछ जुड़ा है, इसको कहेंगे टर्सरी कार्बन, टर्सरी कार्बन। इसको देखो तो यह जो जुड़ा है एक इधर 2, एक इधर 3, एक इधर 4, इसको क्या बोलेंगे बताओ, क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। कभी सही
यह कार्बन जो है सिर्फ एक ही कार्बन इसी से जुड़ा है, यह कार्बन इससे जुड़ा है, यह कार्बन इससे जुड़ा है, इसीलिए यह भी क्या होगा, प्राइमरी कार्बन। उसी प्रकार से यह भी क्या होगा, प्राइमरी कार्बन। ओके, अब प्राइमरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसको कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। उसको आप क्या कहोगे, देखो प्राइमरी कार्बन है, इस पर जो हाइड्रोजन है उसको कहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। क्या कहोगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन को जो हाइड्रोजन रहता है उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोला। टर्सरी कार्बन जो है इस पर कितना हाइड्रोजन है, वो है ना, ये टर्सरी कार्बन हुआ, इस पर जो हाइड्रोजन है उसको आप क्या बोलोगे, बोलो टर्सरी हाइड्रोजन। क्या बोलोगे, टर्सरी हाइड्रोजन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी कार्बन पर क्या वो हाइड्रोजन है, 3, सेकेंडरी पर 2, टर्सरी पर 1 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, क्वाटरनरी कार्बन पर कार्बन की वैलेंसी 4 ही होता है, 1 2 3 4, 4 ही वैलेंसी होता है, 4 तो ऑलरेडी फुल है, इसीलिए क्वाटरनरी कार्बन है। लेकिन क्या क्वाटरनरी हाइड्रोजन संभव है, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन पे 4 है, इसीलिए क्वाटरनरी हाइड्रोजन क्या कहेंगे, नॉट पॉसिबल। क्वाटरनरी हाइड्रोजन, क्वाटरनरी हाइड्रोजन क्या कहेंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं। क्वाटरनरी हाइड्रोजन जो है संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, कार्बन का वैलेंसी ऑलरेडी 4 पूर्ण गया, कार्बन का वैलेंसी ऑलरेडी 4 पूर्ण गया, इसीलिए क्वाटरनरी कार्बन होगा लेकिन क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं। अब चलिए इसी में अल्कोहल लगा दिए, OH कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ लगा दिए सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ OH लगा दिए थे टर्सरी अल्कोहल, तो क्या यहाँ OH लगेगा, यहाँ OH लगना संभव है, बताओ क्या यहाँ OH लगना संभव है। यदि OH वहाँ दे देते हैं तो कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाता है, 5, इसीलिए वहाँ पर OH लगना संभव नहीं। इसीलिए कहेंगे कि क्वाटरनरी अल्कोहल नहीं होगा, जब भी होगा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, लेकिन क्वाटरनरी अल्कोहल संभव। उसी तरह से कार्बोनियम आयन की बात करेंगे तो प्राइमरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, टर्सरी कार्बोनियम आयन होगा, लेकिन क्वाटरनरी कार्बोनियम आयन नहीं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, RCH2 प्लस, ये कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, यह कार्बोनियम आयन किससे जुड़ा है, सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप से, एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसको कहेंगे प्राइमरी कार्बोनियम आयन, C+ प्राइमरी कार्बोनियम आयन। इसको CHR, यहाँ भी कार्बोनियम आयन, यह कार्बोनियम आयन कैसा है, यहाँ R के जगह आप CH3 ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, यह कंफ्यूज नहीं करना। R के जगह हम ले लिए मान लो CH3, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, ये कैसा होगा, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन हुआ। यहाँ देखिए RCR, यहाँ प्लस क्या हुआ, टर्सरी कार्बोनियम आयन, टर्सरी कार्बोनियम आयन है। अब जब ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो R के जगह हम CH3 ले लें, जैसे HCH है ना, CHH, मिथाइल कार्बोनियम आयन, इसको भी प्राइमरी कार्बोनियम आयन, अकेला रहेगा तो भी प्राइमरी होगा। जब एक अदर R के जगह CH3 दे दे, वहाँ दिखा दिए R के जगह CH3 दिए, एक अदर से जुड़ा रहेगा तो भी प्राइमरी, अकेला रहेगा तो भी प्राइमरी, इसीलिए इसको कहेंगे प्राइमरी कार्बोनियम आयन।
इसको लिखेंगे प्राइमरी कार्बोनियम आयन। यहाँ देखो ये कार्बोनियम आयन दो अदर कार्बन से जुड़ा है, इधर CH3 इधर CH3, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। यहाँ यह कितनों से जुड़ा है? 3 अदर से जुड़ा है, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, एक CH3। यह कार्बन कितना अदर कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या होगा? टर्सरी कार्बोनियम आयन। उसको उतारिए। यानी कार्बोनियम आयन कितने तरह का हुआ? 3 तरह। कौन कौन? प्राइमरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, टर्सरी कार्बोनियम। क्लियर? क्लियर कर दिए बच्चों क्लासिफिकेशन कि कार्बोनियम आयन कितने तरह का? 3 तरह। कौन कौन? प्राइमरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन और टर्सरी कार्बोनियम आयन। सबको हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं? पहले बताए कार्बोनियम आयन किसको कहते हैं, फिर बताए कि उसका जो है जनरेशन कैसे होता है, कैसे बनाते हैं, फिर क्लासिफिकेशन बताए, फिर अब हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। उसका स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसका कार्बोनियम आयन पढ़ रहे हैं। ये देखिए कार्बोनियम आयन का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। मान लो CH3 प्लस है ना, ये कैसे पढ़ा? यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 ना, जब S का एक कार्बन, जब S का एक और P का 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किया तो क्या बना? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। यहाँ sp2 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या को भाग दिया? 3 को, एक S का और 2 P का, तो क्या को भाग दिया? 3। तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेता है, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेता है उतने ना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या बनेगा? 3 बनेगा। और देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है कैसे बना? S का एक एटॉमिक ऑर्बिटल और P का 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2px 2py मान लो भाग। कोई जरूरी नहीं कि 2px से 2py ये हो, मान लेते हैं 2px 2py भाग दिया। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या को भाग दिया? 3। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी क्या को बनेगा? ऐसा ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल तो कितना बनेगा बताओ? 3 बनेगा। यानी sp2 क्या को बनेगा? 3 बनेगा। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप एक्चुअली में इस तरह का होता है। इसका शेप एक्चुअली में क्या होता है? इस तरह का होता है। इसी को हम लोग शॉर्ट में ऐसे दिखा देते हैं। S का देखो होता है स्फेरिकल, अब P का क्या होता है? डम्बेल। ध्यान दीजिए यहाँ दोनों लोग बराबर। S का एटॉमिक ऑर्बिटल S क्या होता है? स्फेरिकल। P क्या होता है? डम्बेल। तो P को 2 भाग दिया, px py भाग दिया, है ना। P में 3 है मान लो, 2px x एक्सिस पर, 2py 2pz। जब डम्बेल x एक्सिस पर रहेगा 2px, जब डम्बेल y एक्सिस पर रहेगा 2py, और जब डम्बेल z एक्सिस पर रहेगा 2pz। तो जब S का एक एटॉमिक ऑर्बिटल P का 2 मान लो 2px और 2py भाग लिया, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या को भाग दिया? 3 ना। मान लो 2px और दूसरा मान लो क्या 2py भाग दिया, तो क्या को भाग दिया? 3 को। हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेगा कितना? 3। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका शेप बिल्कुल अलग होगा। वह न तो स्फेरिकल होगा और न तो डम्बेल होगा, बल्कि एक नया स्ट्रक्चर आएगा जिसमें एक लोग बहुत बड़ा होगा और दूसरा लोग बहुत छोटा होगा। उसी को कैसे
ऐसा ऐसा 3 को बना। अब तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल को स्पेस में इस प्रकार से रखेंगे, तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल को स्पेस में, तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल को स्पेस में इस प्रकार से रखेंगे कि तीनों के बीच डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबल होगा। देखिए कार्बन, ऐसा ऐसा हमारे पास क्या हाइड्रोजन ऑर्बिटल बना 3, ऐसा ऐसा क्या वो बना 3। इसी को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, रियल में ये हुआ, एक लोग बड़ा एक लोग छोटा। अब तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल को स्पेस में किस प्रकार हम रखेंगे, जिससे कि सबों के बीच बॉन्ड एंगल क्या बने, जिससे कि सबों के बीच बॉन्ड एंगल मैक्सिमम बने, जैसे ऐसे जैसे देखिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीनों को ऐसे रखें, ऐसे तीनों को हम इस तरह से रखें, देख रहे हैं। तो क्या होगा, इसके बीच एंगल 120 120 120, इसके बीच एंगल कितना है 120 डिग्री, इसके बीच 120, इसके बीच 120, यानी तीनों को इतना डिस्टेंस पर रखेंगे कि तीनों के बीच इससे, ये सब मॉडल है, जब पढ़ाते हैं केमिस्ट्री तो मॉडल से दिखाते हैं, मॉडल से पढ़ाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप लोग टेट्राहेड्रल के नाम सुने होंगे, यही है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये मॉडल है, मॉडल से बच्चों को पढ़ाते हैं। अब देखो हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीनों को स्पेस में इस तरह से सजाए, है ना, कि 120 120 120, तीनों के बीच एंगल जितना अधिक रहेगा रिपल्सन उतना कम होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीनों को स्पेस में सजाना। देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल, देखो हम लाल से दिखा रहे हैं, यह हाइब्रिड ऑर्बिटल, व्हाट इज दिस, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, इसको छोटा वाला लोग नहीं दिखाए, रियल यही भी होना चाहिए। दूसरा देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीनों सेम साइज, तीनों का साइज बनाने में छोटा बड़ा हो जाए, लेकिन तीनों का साइज क्या है, सेम, तीनों का साइज क्या है बच्चों, सेम, है ना। ये तुम्हारा क्या हुआ, sp2, है ना, यह तीनों क्या हुआ, sp2। इसको हम ऐसे करें, ओके। ये sp2। अब यहाँ देखिए sp2 क्या हुआ, एक s का भाग लिया और 2p का भाग लिया, लेकिन pz अभी भी तो बचा हुआ है, pz बचा हुआ, p का शेप कैसा होता है, डब्ल्यू, तो x y z, ये z क्या रहेगा, इस तरह से परपेंडिकुलर रहेगा, pz, ये क्या है 2pz, ये क्या है 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है। यह तुम्हारा क्या है बताओ, sp2, sp2, ये 3 को बना है, ये भी क्या है sp2, sp2, यह भी क्या है sp2, यह भी क्या है sp2, तो 3 को sp2 बना। और एक क्या हुआ, एक pz एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं दिया, px py pz को भाग दिया, px py को भाग लिया, और pz एटॉमिक x और y भाग ले लिया, z एटॉमिक ऑर्बिटल भाग नहीं दिया, तो वह क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। अब मान लो यदि हम हाइड्रोजन लिए हैं, हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, हाइड्रोजन s1 s का एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल, s जो है हाइड्रोजन इससे लग जाएगा, एक s इससे लग गया, एक हाइड्रोजन इससे लग गया, एक हाइड्रोजन इससे लग गया, समझ में। इसी को हम लोग शॉर्ट में ऐसे दिखाते हैं,
H H C H H H। और यहाँ पर कार्बन पर क्या है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज है ही, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लिखा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लिखा है ना। कार्बन ये जो है ये हाइड्रोजन का, ये किसका एटॉमिक ऑर्बिटल है? ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइड्रोजन क्या होता है? स्फेरिकल, 1s1 स्फेरिकल। ये भी हाइड्रोजन का स्फेरिकल, ये भी हाइड्रोजन का स्फेरिकल। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या बना? सिंगल बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या बना? सिंगल बॉन्ड। फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। और pz एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? पेरिकुलर, है ना। इस तरह से इसके बीच एंगल जो आया, बॉन्ड एंगल जो आया, यह कितना होगा? 120 डिग्री। कितना आएगा? 120 डिग्री। आया समझ में? इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी कैसे हम बनाए हैं, फिर से समझा देते हैं, इसको फिर समझाते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं। CH3 इसको इस तरह से दिखाएं। कार्बन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कार्बन हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो बताए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होता है? एक लोग छोटा है, एक लोग बड़ा। इसी को शॉर्ट में sp2 में ऐसा क्या को बना? sp2 में ऐसा क्या को बना? 3 को बना। तो ये 3 को लाल वाला दिखा, sp2 sp2 sp2। तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल स्पेस में एक दूसरे से क्या रहेगा? मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेगा, ताकि रिपल्सन क्या हो? कम हो। तो रिपल्सन को कम करने के लिए हम 120 पर इसको रखे, फिर 120 पर इसको रखे, 120 पर रखे। यहाँ भी 120, इसके बीच भी 120, इसके बीच भी 120। चूँकि 360 में 3 से भाग दोगे तो 120 पर रिपल्सन क्या आएगा? कम आएगा। क्लियर हुआ? इसीलिए इसको पूछेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? वो भी ट्रायंगुलर प्लेनर। ये जो स्ट्रक्चर बना इसका क्या नाम है? तो भी ट्रायंगुलर प्लेनर। ये जो स्ट्रक्चर बना इसका नाम क्या कहोगे? ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर या कहीं कहीं ट्रायंगुलर प्लेनर भी रहता है, कंफ्यूज नहीं करना, दोनों एक ही चीज। ट्रायंगुलर प्लेनर कहिए या ट्रायंगुलर प्लेनर कहिए। त्रिभुजाकार समतलीय, क्योंकि ये समतलीय स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर है ना, इसीलिए प्लेनर वर्ड यूज करें। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? त्रिभुजाकार समतलीय। तो ये एक समतल में है ना। यहाँ त्रिभुज क्या है? इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, तो त्रिभुज बना। इसीलिए इसका नाम हुआ ट्रायंगुलर प्लेनर। और बॉन्ड एंगल पूछेगा तो क्या करोगे? बॉन्ड एंगल पूछेगा तो क्या करोगे? 120। यह हुआ कार्बोनियम आयन का स्ट्रक्चर। ओके, ये कार्बोनियम आयन में क्या हुआ? स्ट्रक्चर हुआ बच्चों, इसको बताइए। ये कार्बोनियम आयन कंप्लीट हो गया। आप देखो पढ़ाने के लिए इसमें कार्बोनियम आयन में बहुत चीज़ पढ़ना है। इसके स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। पहले इसके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा, हाइपर कंजुगेशन के द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाए हैं, न हाइपर कंजुगेशन पढ़ाए हैं, न रेजोनेंस पढ़ाए हैं। इस आधार पर हम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे तो आप नहीं समझिएगा। जब हम एक बार पढ़ा देंगे ना इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब पढ़ा देंगे, तब पुनः हम इसके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे तरह से हम लिख देते हैं स्टेबिलिटी, स्थायित्व को हम एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको एक्सप्लेन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा। इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा। अब इंडक्टिव इफेक्ट जब पढ़ेंगे तब बताएंगे हाइपर कंजुगेशन के द्वारा, हाइपर कंजुगेशन के द्वारा ना,
फिर क्या, रेजोनेंस के द्वारा ना। फिर क्या करेंगे, कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट, कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट के द्वारा हम उसके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। जब हम सब टर्म पढ़ लेंगे ना, जब ये सब टर्म हम पढ़ लेंगे तो पुनः हम एक बार आएंगे, तब वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। देखो जी, आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। वहाँ कहेंगे कि देखो प्लस आई जो है कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। आप समझिएगा ना, प्लस आई क्या है, माइनस आई क्या है, पढ़ाने के बाद समझ हाइपर कंजुगेशन रिजोनेंस से सबको डिस्कस हम एक कर देंगे, तब पुनः फिर आएंगे। थैंक्स।